बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th and 9th यूनिट नंबर 14 इज़ रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। रेशो किसे कहते हैं? रेशो कहते हैं कंपैरिजन जब हम करते हैं दो एक जैसी टर्म्स का, तो उन्हें हम डिवीजन फॉर्म में लिखें या हम उन्हें इस तरह से रेशो के लिए ये साइन यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ए रेशो बी है, ठीक है। दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज़ ए एंड बी, जिसमें हमारे पास ए और बी जो है वो क्या कहलाते हैं? दे आर एलिमेंट्स और टर्म्स ऑफ रेशो। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। इसकी वजह ये है कि क्वांटिटीज़ जो भी इनका रिलेशन है, ये हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ सेम यूनिट्स की होती हैं, तो इसलिए यूनिट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ये यूनिट लेस रहता है। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? प्रोपोर्शन हमारे पास अगर दो रेशोज इक्वल हों तो फिर हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज वाज डिफाइंड एज प्रोपोर्शन। If A ratio B is equals to C ratio D, then A, B, C and D are said to be in proportion. तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम 14.1.1 is a line parallel to one side of a triangle and intersecting the other two sides divide them proportionally। यानी ट्रायंगल में हम लोग एक ऐसी लाइन ले रहे हैं जो ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। ये चीज़ गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन उसकी उन दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, यानी ए डी रेशो डी बी इज इक्वल्स टू ए ई रेशो ए सी। तो इस डायग्राम को देखें, हमारे पास जो लाइन जो पैरेलल है थर्ड साइड के, वो लाइन एल है जो बी सी के पैरेलल है, और ए सी को पॉइंट ई के ऊपर और ए बी को पॉइंट डी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में मैं आपको कंस्ट्रक्शन यहीं से बता देती हूँ। हम डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए ई के ऊपर। तो आप इसके लिए लिखें फ्रॉम पॉइंट डी ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम ऑन साइड ए ई, एंड फ्रॉम पॉइंट ई ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एल ऑन साइड ए डी। जॉइन D to C एंड E to B। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, आप इसको देखें। गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC द लाइन L इज इंटरसेक्टिंग द साइड्स AC एंड AB एट पॉइंट E एंड D। अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सच दैट ED इज पैरेलल टू CB। ये चीज़ हमें गिवन थी। हमें प्रूव करना है दैट AD रेशो DB इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ AE रेशो AC। कंस्ट्रक्शन में जॉइन B to E एंड C to D, फ्रॉम D ड्रॉ DM perpendicular to AC and from E draw EL perpendicular to AB। स्टेटमेंट पर आए। स्टेटमेंट में हमारे पास इन ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल AED EL इज द कॉमन परपेंडिकुलर। इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से जो है वो डायग्राम बनाई है, और ये हमारे पास है। आप ये देखिए कि अगर मैं इसमें से ट्रायंगल BED और ट्रायंगल AED को अलग कर दूं तो मेरे पास ट्रायंगल BED और ट्रायंगल AED। अब देखिए इसमें जो हम कॉमन वर्टेक्स ले रहे हैं वो हमारे पास E है, लिहाजा E से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है EL, वो इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एल्टीट्यूड है। थोड़ा सा हम अगर रिकॉल करें जो हमने पहले पढ़ा था, तो एल्टीट्यूड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये एल्टीट्यूड EL जो है इस ट्रायंगल AED के अंदर है और इस ट्रायंगल के बाहर है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका जो एल्टीट्यूड, उसके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो ट्रायंगल के अंदर आते हैं, और अगर कोई एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। इसलिए ये जो EL है इस ट्रायंगल के बाहर और इस ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन ये दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बाय BD मल्टीप्लाई बाय EL, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कैसे करते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास BD है और परपेंडिकुलर हमारे पास EL है। आप ट्रायंगल BED में देखें तो हमारे पास बेस क्या है? BD। वाई BD? बेस BD इसलिए है कि जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसके ऑपोजिट साइड को बेस लेते हैं। तो E वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है वो BD है, लिहाजा ये बेस है। और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अब करें तो मेरे पास हाफ बेस में आ जाएगा AD। बेस में AD क्योंकि ये वर्टेक्स E के ऑपोजिट है, और परपेंडिकुलर में AL आएगा।
तो ये देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय ई एल। ये इक्वेशन 2 आ गई, और इसका भी सेम यही रीजन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट आता है। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, क्योंकि ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा और ई एल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बी डी ओवर ए डी आ जाएगा। सिमिलरली अब हम जो दूसरी दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं वो ट्राइंगल सी डी ई और ए डी ई ले रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन किया है। अगर हम ट्राइंगल सी डी ई और ट्राइंगल ए डी ई, अब देखिए कि दोनों में जो वर्टेक्स डी है ये कॉमन है। सी डी ई और ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो हमारे पास डी एम जो है ये इनका कॉमन परपेंडिकुलर है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ट्राइंगल ए डी ई जब हम करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आएगा, हाफ, और बेस में क्या आएगा, ए ई, और हाइट में हमारे पास डी एम आ जाएगा। इसी तरह जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई करेंगे तो हाफ, बेस में हमारे पास आ जाएगा ई सी, और हाइट में हमारे पास डी एम आ जाएगा। उन दोनों को जब हम डिवाइड करें तो दोनों के एरियाज को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है ई सी डिवाइडेड बाय ए ई। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, बट ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल सी डी ई। क्या रीजन है इसका? रीजन इसका ये है कि जब ट्राइंगल्स हमारे पास कॉमन बेस के ऊपर हो और उनका एल्टीट्यूड सेम हो तो वो इक्वल होते हैं, और हमें ये भी पता है कि ई डी जो है वो पैरेलल है सी बी के, इसलिए इनका एल्टीट्यूड इक्वल है। अब आप यहाँ से देखिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग से यहाँ ड्रॉ किया है। ट्राइंगल सी डी ई और ट्राइंगल बी ई डी को देखें तो हमारे पास ये इसकी बेस है। अगर आप इसको दूसरी डायरेक्शन से देखें तो ये इसकी बेस है, और चूंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, इसलिए इनकी हाइट भी क्या है, सेम है, एल्टीट्यूड भी इनका क्या होगा, सेम होगा। लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, लिहाजा राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। Therefore, BD over AD is equals to EC over AE, और हम अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये AD over DB is equals to AE over EC आ जाएगा। इसे आप रेशो फॉर्म में लिख दें तो AD रेशो DB is equals to AE रेशो EC आ जाएगा। इसका जो कन्वर्स है नेक्स्ट थ्योरम, यानी वहां पर जो हमें गिवन है वो यहाँ हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल है। इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। अब देखिए उसने हमें रेशो के बारे में बता दिया कि जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ट्राइंगल की दो साइड्स को, वो उसको सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स गिवन दैट ए डी रेशो डी बी इज इक्वल्स टू ए ई रेशो ई सी। यहाँ पर गिवन में आपको ये नजर भी आ रहा है कि ए डी इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को, और ये रेशो इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है दैट ई डी इज पैरेलल टू सी बी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं दैट ई डी इज नॉट पैरेलल टू सी बी, और यहाँ पर कोई और लाइन है जिसे हमने बी एफ कह दिया, और हम कहते हैं कि वो उसके पैरेलल है, यानी ई डी इज पैरेलल टू नाउ बी एफ, और हम बी सी को फर्दर प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एफ को मीट करें। ठीक है। अब देखें हमारे पास अब जो ट्राइंगल आ रही है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंसिडर करें ट्राइंगल ए बी एफ, आप उसमें से पॉइंट सी को निकाल दें। ट्राइंगल ए बी एफ में अगर हम देखें, हमने ये कहा दैट ई डी इज पैरेलल टू एफ बी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, या डी इज पैरेलल टू बी एफ, ये कंस्ट्रक्शन है। इसके मुताबिक हमने जो थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था, इससे पहले वाले थ्योरम में, कि अगर एक लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे और थर्ड साइड के पैरेलल हो तो उसको इक्वल उसकी साइड्स को इक्वल रेशोज में या प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो इट मीन्स दैट कि ए डी रेशो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ई एफ, क्योंकि अब हम ट्राइंगल ए बी एफ ले रहे हैं, सी पॉइंट नहीं कंसिडर कर रहे। तो ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई एफ। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। ये हमने थ्योरम 14.1.1 में भी किया। बट गिवन हमें क्या था, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, ये हमें गिवन था। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन दैट राइट हैंड साइड इक्वल है। सो ए ई ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी। अब आप इस इक्वेशन में देखें कि आपके पास ए न्यूमिनेटर इक्वल है
इसका मतलब है डिनोमिनेटर भी इक्वल है। ई एफ इज इक्वल टू ई सी, ई एफ इज इक्वल्स टू ई सी। क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको फिगर से देखकर ये लग रहा है कि ये पॉसिबल है? ई एफ इज इक्वल्स टू ई सी उस केस में मुमकिन है, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन सी एंड एफ आर एट द सेम पॉइंट। जब ये दोनों सेम पॉइंट के ऊपर होंगे, फॉर एग्जाम्पल एफ अगर यहाँ पर है तो तब ई एफ और ई सी इक्वल होंगे, या अगर सी यहाँ पर हो तो तब ई एफ और ई सी बराबर होंगे। लेकिन ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पर हैं, इसलिए हमारी सपोजिशन रॉन्ग है दैट ई डी इज नॉट पैरेलल टू सी बी। और हमने क्या सपोज किया था? दैट बी एफ इज पैरेलल टू डी। हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। इट मीन्स दैट ई डी इज नॉट पैरेलल टू बी एफ, इट इज पैरेलल टू सी बी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है ई एफ इज इक्वल्स टू ई सी विच इज पॉसिबल ओनली इफ पॉइंट एफ एंड एफ इज कोइंसिडेंट विद सी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस ई डी इज पैरेलल टू सी बी।